शांग की मेन मेडिसन मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट थी और वहाँ अद्वियात की खासी बड़ी बड़ी दुकानें थी जिन पर थोक का कारोबार हो रहा था। क्योंकि मार्केट की सड़क खासी तंग थी, इसलिए इमरान ने कार मार्केट के आगाज में ही एक खाली जगह पर रोक दी थी। उसके साथ सिद्दीकी और चौहान थे। वो दुकानों के बोर्ड देखते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे कि उन्हें एक काफ़ी बड़ी दुकान पर रज़ाक मेडिसन एजेंसी का बोर्ड नजर आ गया। दुकान काफ़ी बड़ी थी और उस पर रश भी काफ़ी था। इमरान दुकान पर चढ़ा। जनाब, रज़ाक साहब से मिलना है, इमरान ने एक आदमी से मुखातिब होकर कहा जो बैठा कैश में मुंह काट रहा था। वो तो जनाब बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है, वो अपनी रिहाइशगाह पर हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। तो क्या आपकी कंपनी की कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपके कंपनी के मालिक को सेहतयाब कर सके? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो उधेड़ उम्र आदमी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जनाब, अद्वियात तो बहरहाल डॉक्टर के नुस्खे पर ही इस्तेमाल होती हैं, उधेड़ उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी रिहाइशगाह कहाँ है? हम दारुल हुकूमत से आए हैं और हमने उनसे जरूरी मुलाकात करनी है, इमरान ने कहा। शालीमार कॉलोनी, कोठी नंबर 11A, बुलाक। अगर आप कहें तो मैं यही फोन पर आपकी बात करा दूं, उधेड़ उमर ने कहा। वो शायद इमरान और उसके साथियों की शख्सियतों से मरऊब होकर सारे गाहकों को छोड़कर उनसे बात कर रहा था। नहीं, हम खुद ही मिल लेंगे, शुक्रिया, इमरान ने कहा और वापस दुकान से नीचे उतर आया। थोड़ी देर बाद उनकी कार शालीमार कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर एक काफी जदीद और बड़ी कोठी के गेट पर पहुंच गई। कोठी के सतून में रज़ाक की नेम प्लेट मौजूद थी। चौहान दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगा ताकि कॉल बेल बजा सके। इंटेलिजेंस का हवाला देना, वरना वो नहीं मिलेगा, इमरान ने कहा। तो चौहान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कार से नीचे उतरकर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा गेट खुला और एक मुलाजिम बाहर आ गया। रज़ाक साहब से कहो कि दारुल हुकूमत से सेंट्रल इंटेलिजेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर उनसे मुलाकात के लिए आए हैं, चौहान ने कहा। जी अच्छा, मैं फाटक खोलता हूँ, आप अंदर आ जाइए, मुलाजिम ने मरऊब होते हुए कहा और चौहान सर हिलाता हुआ वापस कार की अकबी निश्त पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर सिद्दीकी था और इमरान साइड सीट पर बैठा हुआ था। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और सिद्दीकी ने कार आगे बढ़ा दी। वसीअ व अरीज पोर्च में एक जदीद मॉडल की नई कार मौजूद थी। सिद्दीकी ने कार उसके अक्ब में रोकी और फिर वो तीनों नीचे उतरे। मुलाजिम भी फाटक बंद करके आ गया और वो उन्हें बरामदे की साइड में मौजूद ड्राइंग रूम में बिठाकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक दुबला पतला उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सादा लिबास था, लेकिन उसके चेहरे के नकूश बता रहे थे कि वो हद दर्जा खुदगर्ज, तेज और मतलबी आदमी है। उसकी आंखों में तेज चमक थी। मेरा नाम रज़ाक है जनाब, मेरी तबीयत आज खराब थी इसलिए मैं दुकान पर नहीं गया, आने वाले ने कहा। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे साथी हैं, इमरान ने कहा। तो रज़ाक ने इमरान और उसके साथियों से मुसाफा किया और फिर वो उनके सामने सोफे पर बैठ गया। जनाब, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि इंटेलिजेंस को मुझसे मुलाकात की क्या जरूरत पेश आ गई है, जबकि मैंने तो हमेशा साफ सुथरा और कानूनी कारोबार किया है और कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं हुआ, रज़ाक ने कहा। आपके बारे में इंटेलिजेंस के पास कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। आपसे मुलाकात सिर्फ चंद मालूमात के हसूल के लिए की जा रही है, इमरान ने कहा। तो रज़ाक के चेहरे पर बेख्तियार इत्मीनान के तअस्सुरात उभर आए। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, रज़ाक ने कहा। अभी नहीं, पहले चंद बातें हो जाएं। अहमद मलिक साहब जो ओमेगा ट्रेडर्स में चीफ सुपरवाइजर हैं, आपके गहरे दोस्त हैं, इमरान ने कहा। तो रज़ाक बेख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं और उनके साथ मेरे फैमिली ताल्लुकात हैं और वो मेरे बेहद अजीज दोस्त भी हैं, रज़ाक ने जवाब देते हुए कहा। अहमद मलिक साहब ने खुदकशी कर ली है, क्या आपको इल्म है, इमरान ने कहा। तो रज़ाक बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तअस्सुरात ऊपर आए। क्या कह रहे हैं आप? अहमद मलिक ने खुदकशी कर ली। कब, कैसे, क्यों? मुझे तो मालूम नहीं है और ना ही इख्बारात में उसका कोई जिक्र आया है, रज़ाक ने कहा। वैसे उसका अंदाज बता रहा था कि उसे वाकई इसका इल्म नहीं था, क्योंकि अखबार में उसकी खुदकशी की खबर इमरान ने दांस्ता रुकवा दी थी। बहरहाल ऐसा हुआ है, इमरान ने कहा। ओह, मुझे जाती तौर पर बेहद अफसोस हुआ है, वो मेरे लिए भाइयों जैसा था, रज़ाक ने कहा।
आपको मालूम था कि वो जेली अद्वियात की सप्लाई में मुलविस था? इमरान ने कहा तो रज़ाक एक बार फिर उछल पड़ा। जेली अद्वियात में मुलविस और अहमद मलिक? ओह नहीं जनाब, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है, वो ऐसा आदमी नहीं था, रज़ाक ने कहा, जबकि उसने खुद इस बात का इकरार किया है और इसी बिना पर तो उसने खुदकशी की है ताकि मजीद कुछ न बता सके। इमरान ने कहा, उसने खुद इकरार किया है? हैरत है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कैसे मुमकिन है? आज तक तो उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की मुझसे, रज़ाक ने कहा। देखिए रज़ाक साहब, आप एक मुअज़्ज़िज़ कारोबारी आदमी हैं, हमें आपकी कारोबारी साख का ख्याल है। अगर आपको यहाँ से गिरफ्तार करके इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर ले जाया गया तो सारी दुनिया यही समझेगी कि आप भी जेली अद्वियात में मुलविस हैं। इस तरह आपकी कारोबारी साख और कारोबार सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए आपके हक में बेहतर है कि आप हमें खामोशी से दुरुस्त मालूमात मुहैया कर दें। हमें हतमी तौर पर यह मालूम है कि वो आपका इंतहाई गहरा दोस्त है और उसका कोई राज आपसे मख्फी नहीं है। इमरान का लहजा बेहद सख्त था। वो वाकई मेरा गहरा दोस्त था, लेकिन ये भी हकीकत है कि मुझे आज तक उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक दो बार उसने जेली अद्वियात के सिलसिले में बात की कि मैं भी उसका कारोबार करूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। और वो चूंकि मेरी फितरत को जानता था इसलिए उसने फिर इसरार नहीं किया। अलबत्ता मैं आपको एक लड़की के बारे में बता सकता हूँ। उस लड़की का नाम शाइना है और शाइना शांग सिटी क्लब में काम करती है और उसी वजह से वो मुझे क्लब में ले जाया करता था। क्लब पहुंचकर शाइना और वो अलहदा एक स्पेशल रूम में मुलाकात करते थे। मैंने जब उससे इस बारे में बात की तो उसने मुझे बताया कि शाइना से उसके सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात हैं और ये थी भी हकीकत। मैंने कभी उसकी आंखों में शाइना के लिए वो चमक नहीं देखी जो मर्दों की आंखों में औरतों के लिए होती है, इसलिए मैं भी खामोश रहा, रज़ाक ने कहा। ये शाइना कहाँ रहती है? इमरान ने पूछा। वो क्लब की तरफ से दी हुई रिहाइशगाह में रहती है। क्लब के अकब में एक छोटा सा रिहायशी यूनिट है जहां मुलाजमीन रहते हैं, रज़ाक ने कहा। क्या वहां फोन नंबर है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इस सिलसिले में मालूम ही नहीं किया, रज़ाक ने कहा। तो अब मालूम करो, इमरान ने कहा तो रज़ाक ने इस बात में सर हिला दिया और फिर सामने तपाई पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इमरान ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। शांग सिटी क्लब राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। मिस शैना ड्यूटी पर है, मैं रज़ाक बोल रहा हूँ, रज़ाक मेडिसिन एजेंसी से, रज़ाक ने कहा। उनकी ड्यूटी रात को है, इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह पर होंगी, दूसरी तरफ से कहा गया। रिहाइशगाह का फोन नंबर दे दें, रज़ाक ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। ये मुश्तरका नंबर है, शाइना को इस नंबर पर बुलाकर आपसे बात करा दी जाएगी, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो रज़ाक ने रिसीवर रख दिया। इस नंबर पर फोन करें और शाइना को बुलाकर उसे पूछें कि अहमद मलिक दारुल हुकूमत से वापस आया है या नहीं, इमरान ने कहा तो रज़ाक ने इस बात में सर हिला दिया और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं रज़ाक मेडिसिन एजेंसी से बात कर रहा हूँ, मिस शैना से बात कराएं, रज़ाक ने कहा। ओके, होल्ड ऑन करें, मैं बुलवाता हूँ उन्हें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, शैना बोल रही हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा और आवाज से वो नौजवान लड़की ही लगती थी। रज़ाक बोल रहा हूँ मिस शैना, अहमद मलिक दारुल हुकूमत गया हुआ है और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। क्या आपके पास उसके बारे में कोई इत्तला है? मुझे उससे जरूरी काम है, रज़ाक ने कहा। नहीं जनाब, मुझे तो कोई इत्तला नहीं है, वो किसी काम के लिए वहां रुक गए होंगे, शैना ने जवाब दिया। ओके, शुक्रिया, रज़ाक ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम दोनों जाओ और इस शाइना को यहीं ले आओ, इमरान ने सिद्दीकी और चौहान से कहा और वो दोनों सर हिलाते हुए उठे और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रज़ाक खामोश बैठा रहा। अब मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त न कर लूं, रज़ाक ने उठते हुए कहा। खामोशी से बैठ जाओ रज़ाक, शाइना से गुफ्तगू के बाद देखा जाएगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो रज़ाक दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। फिर तकरीबन पौन घंटे बाद दरवाजा खुला और सिद्दीकी और चौहान एक नौजवान और खूबसूरत लड़की समेत अंदर दाखिल हुए।
ये सब क्या है मिस्टर रज़ाक? ये लोग मुझे जबरदस्ती ले आए हैं कि रज़ाक साहब का हुक्म है, लड़की ने अंदर दाखिल होते ही एहतजाज करते हुए कहा। बैठ जाओ लड़की, तुम्हें रज़ाक ने नहीं हमने तलब किया है। हमारा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है, हम चाहते तो वहां पहुंचकर भी तुमसे पूछ कर सकते थे, लेकिन इस तरह तुम अपने साथियों की नजरों में हमेशा के लिए मशकूक हो जाती। इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो शाइना के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए, लेकिन इस बार वो खामोशी से रज़ाक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। इंटेलिजेंस का मुझसे क्या ताल्लुक, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, शाइना ने कहा। अहमद मलिक जेली अद्वियात की सप्लाई में मुलविस था और उसने खुदकशी कर ली है। खुदकशी से पहले उसने तुम्हारा नाम बताया है कि तुम उस सिलसिले में उसके साथ काम करती रही हो। अब ये तुमने बताना है कि तुम क्या काम करती रही हो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो शाइना बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खौफ के तसरात उभर आए थे। मम मेरा क्या ताल्लुक जेली अद्वियात से? शाइना ने रुक रुक कर कहा। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने सिद्दीकी से कहा। तो सिद्दीकी ने कोट की अंदरूनी जेब से खंजर निकाला और जरहाना अंदाज में बढ़ने लगा। तो शाइना बेख्तियार खौफ से चीख पड़ी, रुक जाओ, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, मुझे मत मारो, शाइना ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। जो कुछ तुम जानती हो सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा एक लम्हे में इस तरह बिगाड़ दिया जाएगा कि तुम्हारे चेहरे पर कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मैं बताती हूँ, मेरा ताल्लुक सिर्फ एहसन के साथ है। एहसन शाहपुर में रहता है, वहाँ आता है और मुझे एक बंद लिफाफा देता है और साथ ही रकम भी। मैं अहमद मलिक को फोन करके कह देती हूँ, वो क्लब आ जाता है, फिर हम स्पेशल रूम में चले जाते हैं और वो लिफाफा अहमद मलिक को दे देती हूँ और बस। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि ये सारा सिलसिला दवाओं के बारे में है, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं बात को अपने साइज से भी छुपाए रखूं, वरना मैं हलाक कर दी जाऊंगी। एहसन ने मुझे सख्ती से मना करा दिया था कि अहमद मलिक को भी उसके बारे में कुछ न बताऊं, और मैंने उसके पूछने के बावजूद उसे भी कभी कुछ नहीं बताया। मुझे माकूल रकम मिल जाती है, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की, शाइना ने जवाब देते हुए कहा। एहसन से तुम्हारी वाकफियत कैसे हुई, इमरान ने पूछा। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, शाइना ने जवाब दिया। उसका हुलिया और कद्दोकामत, इमरान ने पूछा तो शाइना ने बता दिया। उसकी रिहाइश और फोन नंबर, इमरान ने पूछा। शाहपुर में उसकी अद्वियात की दुकान है। दुकान तो छोटी सी है, लेकिन वो रहता बहुत ठाट बाट से है। उसकी दुकान शाहपुर की मेन मार्केट में है। उसका नाम उसने अपने लड़के आसिफ के नाम पर रखा हुआ है, आसिफ मेडिकल स्टोर, शाइना ने कहा। तुम्हें मालूम है कि इस बंद लिफाफे में क्या होता है, इमरान ने पूछा। एक बार मैंने देखा था, उसमें 50-60 कागजात थे जिन पर कंप्यूटर से हिंद से लिखे हुए थे। मुझे समझ ना आई, अलबत्ता मैंने एक बार एहसन से पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो अद्वियात की स्मगलिंग कराता है, शाइना ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। शाहपुर का फासला यहाँ से कितना है, इमरान ने पूछा। जी 150 किलोमीटर है, खासा बड़ा कस्बा है। उसकी खसूसियत यह है कि उसके साथ ही हुकूमत का एक बहुत बड़ा जंगल है जिसे शाहपुर जंगल कहा जाता है। उसके अंदर लकड़ी काटने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वैसे वहाँ ज्यादातर कारोबार लकड़ी का ही होता है, इस बार रज़ाक ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है रज़ाक साहब, मुझे यकीन है कि आप खामोश रहेंगे। और शाइना तुम भी, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक भी हो सकता है, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही सिद्दीकी और चौहान भी उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद उनकी कार रज़ाक की कोठी से निकलकर आगे बढ़ी। शाहपुर चलो, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। रज़ाक तो शायद नहीं, लेकिन ये शाइना जरूर इस एहसन को फोन कर देगी, चौहान ने कहा। नहीं, वो आम सी लड़की है। जिस तरह वो खौफजदा हुई है, उससे अंदाजा होता है कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगी, इमरान ने कहा। और फिर तकरीबन 2 घंटे के तवील सफर के बाद वो शाहपुर कस्बे की हदूद में दाखिल हो गए। छोटा सा कस्बा था, वहाँ वाकई लकड़ी का ही कारोबार हो रहा था। हर तरफ लकड़ी के ढेर लगे हुए थे। मेरा ख्याल है इमरान साहब के इस जंगल में फैक्ट्री होगी, जेली अद्वियात की, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, ये सरकारी जंगल है और फिर यहाँ लोगों की हर वक्त आमदोरफ्त रहती है। मेरा अंदाजा है कि यहाँ अलबत्ता जंगल के करीब खुफिया स्टोर होगा। यहाँ से एहसन माल शांग पहुंचाता होगा और शांग से अहमद मलिक उसे सप्लाई कराता होगा, इमरान ने जवाब दिया।
अब इस एहसन से पूछ कुछ करनी है, कहाँ की जाए? सिद्दीकी ने कहा। जंगल में, और कहाँ? इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। सिद्दीकी ने मेन मार्केट के करीब कार रोक दी और फिर वो सब कार से नीचे उतरे और मार्केट में आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें अद्वियात की एक छोटी सी दुकान नजर आ गई जिस पर आसिफ मेडिकल स्टोर का बोर्ड लगा हुआ था। दुकान के काउंटर के पीछे एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जबकि शाइना ने जो हुलिया एहसन का बताया था उससे मालूम होता था कि ये लड़का ही आसिफ होगा। एहसन का लड़का इमरान दुकान पर चढ़ा तो लड़का चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। जी साहब फरमाइए, लड़के ने कहा। आपका नाम आसिफ है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मगर आप कौन हैं? आपसे पहले तो कभी मुलाकात नहीं हुई, लड़के ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे वालिद एहसन से दारुल हुकूमत में अक्सर मुलाकात होती रहती है। उन्होंने बताया था कि इस दुकान पर तुम बैठते हो। कहाँ है एहसन? इमरान ने जानबूझकर बड़े बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। वो तो किसी काम से गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे, आप बैठें, आसिफ ने जवाब दिया। नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम यहाँ लकड़ी के एक सौदे के सिलसिले में आए थे। मेरा नाम प्रिंस है, जब एहसन आ जाए तो हमारा सलाम कह देना। वैसे अभी हम यहाँ हैं, अगर वापसी के वक्त तक वो आ गया तो मुलाकात हो जाएगी, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। और थोड़ी देर बाद वो सब एक करीबी होटल में जाकर बैठ गए। उन्होंने खाना मंगवाया और खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद उन्होंने चाय पी और फिर बिल के साथ साथ इमरान ने वेटर को भारी टिप दी तो वेटर के चेहरे पर चमक सी आ गई और उसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में झुककर सलाम किया। और कोई खिदमत जनाब? वेटर ने कहा। आसिफ मेडिकल स्टोर के मालिक एहसन को जानते हो? इमरान ने पूछा। जी, हमारे हमसाए हैं, साथ ही तो उनकी दुकान है, वेटर ने जवाब दिया। उसकी रिहाइशगाह कहाँ है? इमरान ने पूछा। यहाँ से आगे शुमाल की तरफ एक सड़क जाती है जो जंगल की साइड में एक कॉलोनी तक पहुँचती है। उस कॉलोनी में सबसे शानदार कोठी एहसन की है, वेटर ने कहा तो इमरान ने जेब से एक और नोट निकालकर वेटर के हाथ में रखा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही दूसरे साथी भी उठ खड़े हुए और वेटर सलाम करके चला गया। वो होटल से निकलकर एक बार फिर दुकान की तरफ गया तो वहां वाकई एहसन मौजूद था, लेकिन उसका लड़का आसिफ मौजूद नहीं था। एहसन अब काउंटर के पीछे बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर वाकई इंतहाई कीमती लिबास था और चेहरे मोहरे से ही वो ऐशो इशरत का दिल दादा लगता था। इमरान अपने साथियों समेत ऊपर चढ़ा तो एहसन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मेरा नाम प्रिंस है, तुम्हारे लड़के आसिफ ने बताया होगा तुम्हें, इमरान ने कहा। ओह हाँ, लेकिन आपको तो मैं नहीं जानता, एहसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। शाइना ने हमें भेजा है और एक खसूसी पैगाम है अहमद मलिक के बारे में। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई दूसरा हमारी बातचीत ना सुन सके? इमरान ने कहा। ओह हाँ, अकबी तरफ कमरा है, आइए, एहसन ने कहा। उसकी पेशानी पर शिकने सी उभर आई थी। इमरान ने अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा किया और फिर वो एहसन के साथ उस कमरे में पहुंच गया। मिस्टर एहसन, हमारा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है, इमरान ने कहा तो एहसन बेइख्तियार उछल पड़ा। उसका चेहरा यकलख्त जर्द पड़ गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया। मगर मेरा इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक? एहसन ने होंठ चबाते हुए कहा। अहमद मलिक और शाइना के हवाले के बावजूद भी तुम ये बात कर रहे हो, जेली अद्वियात के सिलसिले में तुम मुलविस हो और ये कौमी जुर्म है। यहाँ शाहपुर की चौक पर तुम्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है। तुम शाइना के जरिए अहमद मलिक तक जेली अद्वियात के बारे में मालूमात पहुंचाते हो। मेरा वादा कि अगर तुम सब कुछ बता दो तो तुम्हें वादा माफ गवाह बनाकर बचाया जा सकता है, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारा हशर इबरतनाक हो सकता है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया था। मगर मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे तो लिफाफा दिया जाता था कि मैं अहमद मलिक तक पहुंचा दूं और बस, एहसन ने खौफजदा से लहजे में कहा। हमें मालूम है कि तुम्हारे ठाट बाट तुम्हारी इस छोटी सी दुकान से ज्यादा हैं, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, खुल जाओ वरना। इमरान का लहजा और सख्त हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो गोदाम इंचार्ज रानसन लिफाफा देता है जो मैं शाइना को देता हूँ और मुझे माकूल मुआवजा मिल जाता है, जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं शाइना को दे देता हूँ। तवील अरसे से ये काम हो रहा है, इसलिए मैंने बहुत कमा लिया है, एहसन ने कहा। रानसन कौन है और कहाँ गोदाम है और कहाँ तुम्हें लिफाफा देता है? इमरान ने कहा।
गोदाम जंगल के मगरब में एक पुरानी इमारत में है। उस पर अद्वियात के गोदामों का बोर्ड भी लगा हुआ है, रानसन कंपनी के नाम से। वहाँ रानसन का दफ्तर भी है, लेकिन अब तो गोदाम खाली कर दिए गए हैं और रानसन भी दारुल हुकूमत चला गया है। सुनना है कि कारोबार वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है, एहसन ने कहा। रानसन कहाँ मिल सकेगा, उसका फोन नंबर, पता? इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, एहसन ने कहा। तो इमरान ने मशीन पिस्टल की नाल उसकी कनपट्टी पर लगा दी। सिर्फ 5 तक गिनूंगा, इमरान ने गुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने गिनती शुरू कर दी। वो मादाम एम का आदमी है, फैक्ट्री से माल यहाँ लाता है और फिर यहाँ से शांग माल चला जाता है और शांग से दारुल हुकूमत। गिनती अभी 3 तक ही पहुंची थी कि एहसन ने कांपते हुए लहजे में कहा, कौन मादाम एम और कहाँ है फैक्ट्री? जल्दी बताओ, वरना अब सिर्फ 2 तक गिनती बाकी रह गई है। उसके बाद तुम्हारी खोपड़ी लाखों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, इमरान ने गुराते हुए कहा। तो एहसन का जिस्म बेख्तियार कांपने लग गया। फैक्ट्री का तो मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता ये मादाम एम दारुल हुकूमत में रहती है। वो अक्सर यहाँ दौरे पर आती रहती है, मैंने भी कई बार उसकी दावत की है। नौजवान और खूबसूरत औरत है। मुझे रानसन ने बताया था कि मादाम अरबों खरबों पति है, एहसन ने कहा। दारुल हुकूमत में कहाँ रहती है वो? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता वो सुर्ख रंग की कार में आती है। उसके अकबी शीशे पर राफ्ट कारपोरेशन का स्टिकर मौजूद था। वैसे उस कार का नंबर भी मुझे मालूम है, एहसन ने कहा और उसके साथ ही उसने नंबर बता दिया। उसका हुलिया तफसील से बता दो, इमरान ने कहा। तो एहसन ने तफसील से हुलिया बता दिया। अब यहाँ से कारोबार खत्म हो चुका है, इमरान ने मशीन पिस्टल हटाते हुए कहा। हाँ, रानसन ने ही बताया था कि कारोबार आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि हालात ठीक नहीं है, एहसन ने कहा। तुम यहाँ भी जेली अद्वियात फरोख्त करते होगे, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ ये काम नहीं हो सकता। 1-2 डॉक्टर होते हैं और गलत दवा से मरीज मर जाए तो डॉक्टर की शोहरत खराब होती है, इसलिए वो उसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करते। ये काम तो बड़े शहरों में होता है, एहसन ने जवाब दिया। ओके, अब ये कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने झूठ बोला तो हम दोबारा भी आ सकते, या तुम्हें फिर गिरफ्तार करके वहां हेडक्वार्टर भी तलब किया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि सच बोल दो, इमरान ने कहा। मैंने जो कुछ कहा है जनाब 100% सच है, एहसन ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। किसी से इसका जिक्र ना करना, वरना फिर भी नतीजा यही निकलेगा, इमरान ने कहा और मशीन पिस्टल जेब में डालकर वो तेजी से मुड़ा और कमरे से निकलकर बाहर दुकान में आ गया। और फिर दुकान से उतरकर वो तेजी से चलते हुए वापस उस तरफ को बढ़ गए जिधर उनकी कार मौजूद थी। कोई खास बात मालूम हुई है, इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, एक औरत मादाम एम का पता चला है। मेरा ख्याल है कि वो इस सेटअप की सरगना है। अगर वो हाथ आ जाए तो फिर ये मिशन मुकम्मल हो जाएगा। और वो दारुल हुकूमत में रहती है। फिलहाल उसका हुलिया और कार नंबर का इल्म हुआ है, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। कार में बैठते ही इमरान ने कार का डैशबोर्ड खोला और उसके अंदर मौजूद लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकालकर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। टाइगर, एक कार का नंबर नोट करो और फौरन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मालूम करके मुझे ट्रांसमीटर पर बताना कि ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ओवर, इमरान ने कहा और साथ ही कार का वो नंबर बता दिया जो उसे एहसन ने बताया था। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर एक बार फिर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, ट्विंकल स्टार कॉलिंग ओवर, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी और चौहान दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे कि इमरान इस बार नौमानी को कॉल कर रहा है। यस, नौमानी बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद नौमानी की आवाज सुनाई दी। नौमानी, राफ्ट कारपोरेशन के बारे में मालूमात हासिल करो और मैं एक औरत का हुलिया बता रहा हूँ। मालूम करो कि ये औरत इस कंपनी में क्या काम करती है और अगर ऐसी कोई औरत हो तो उसे अगवा करके अपने हेडक्वार्टर पहुंचा दो।
मैं सिद्दीकी और चौहान के साथ इस वक्त शाहपुर से बोल रहा हूँ। हमें कार के जरिए दारुल हुकूमत पहुँचते पहुँचते काफी वक्त लग जाएगा। मैं चाहता हूँ इस वक्त तक ये काम हो जाना चाहिए। ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है, हुलिया बताइए। ओवर, नौमान ने कहा तो इमरान ने जवाब में वो हुलिया बता दिया जो एहसन ने बताया था और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उस पर अपनी जाती फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और उसे डैशबोर्ड के अंदर रख दिया। अब चलो सिद्दीकी, इमरान ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिलाते हुए कार स्टार्ट की और फिर उसे बैक करके उसने वापस आगे बढ़ा दिया। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद अचानक डैशबोर्ड से टू टू की आवाजें सुनाई देने लगी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग ओवर। बटन ऑन होते ही टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस अली इमरान अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने कहा। बॉस, ये कार राफ्ट कारपोरेशन के नाम रजिस्टर्ड है और राफ्ट कारपोरेशन की जनरल मैनेजर मादाम मार्गरेट की तहवील में है। ओवर, टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ये राफ्ट कारपोरेशन क्या कारोबार करती है? ओवर, इमरान ने कहा। अद्वियात का। ओवर, टाइगर ने कहा। ओके, तुम ऐसा करो कि इस मादाम मार्गरेट को ट्रेस करो कि उस वक्त वो कहाँ है और फिर 4 स्टार्स हेडक्वार्टर को फोन करके वहां मौजूद नौमानी को पैगाम दो। मैंने अभी उसे ट्रांसमीटर पर कहा है कि वो इस मार्गरेट को ट्रेस करे। मैं उसे कह देता हूँ जब तुम उसे कॉल करोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ मिलकर उसे अगवा करके हेडक्वार्टर पहुंचाएगा। ओवर, इमरान ने कहा। मैं खुद ये काम कर लूंगा बॉस, आप नौमानी साहब को क्यों तकलीफ देते हैं? ओवर, टाइगर ने कहा। नहीं, तुमने उसके साथ मिलकर काम करना है। ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और एक बार फिर नौमानी की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने कहा। नौमानी अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद नौमानी की आवाज सुनाई दी। नौमानी, टाइगर ने इस औरत का सुराग लगा लिया है, तुम अपने हेडक्वार्टर में रहो, वो तमाम तफसीलात मालूम करके तुमसे फोन पर वहीं रब्ता करेगा। फिर तुमने उसके साथ मिलकर इस औरत को अगवा करके हेडक्वार्टर ले आना है। हम वहां पहुंच रहे हैं। ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है। ओवर, नौमानी ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।